नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स की जहां तक बात है, गौर से सुनिएगा। पहली चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है दैट एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपके जो ऑब्जेक्ट है वो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी ये मेरे पास मेरा लेवल ग्राउंड है, राइट, और ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और लेट्स से मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी बेटा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, राइट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, देखिए अभी मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, हम लोग बात कर रहे होते हैं। अभी अगर आप लोग प्रीवियसली देखो तो हम लोगों ने वहां पे बात की कि भाई बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमने कहा सारी फोर्सेस बैलेंस आउट होती है। अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स बहुत कॉन्स्टेंटली आएंगे। एक आपके पास आएगा वर्ड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। दूसरा आपके पास वर्ड आएगा अबाउट टू मूव। तीसरा आपके पास वर्ड आएगा एट अ स्लिपिंग पॉइंट। ये तीन वर्ड्स आपके पास बेतहाशा दफा आएंगे, राइट। समझ ले इनका मतलब क्या है। इन तीनों वर्ड्स का बेटा जो मतलब है ना वो एक ही है, और वो मतलब क्या है, इन तीनों का बेटा मतलब सिंपल सिंपल सा इतना है कि आपकी जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट अभी भी इक्विलिब्रियम में है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बट उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगी, बट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब पॉइंट ये है कि यहां पे अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रहा है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्यों एक्ट कर रही है। तो देखो बेटा जब भी बॉडी मूव करती है ना तो उसकी तीन स्टेजेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। पहली स्टेज होती है कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा होता है, ठीक है। दूसरी स्टेज ये होती है कि आप उस पर फोर्स लगाते हो, अभी वो फोर्स लगाने की वजह से मूव नहीं कर रहा होता है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, आपने एक्सेलरेटर पे पाँव रखा, अभी आपके पास वो मोमेंटेरली एक टाइम आता है, बहुत माइक्रो सेकंड्स के लिए ये टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, वो अबाउट टू मूव होती है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होती है। उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। वर्ड है ना लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़े से सेकंड के लिए। उस स्टेज पे क्या होता है, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, उसकी फोर्सेस भी बैलेंस होती है, फॉरवर्ड फोर्सेस बैकवर्ड के इक्वल है, अपवर्ड डाउनवर्ड के इक्वल है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपकी बॉडी पे या आपके ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके, नोट डाउन करें तब तक आसान हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फोर्सेस एक्ट कौन कौन सी करेंगी। गौर से इसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द लेवल ग्राउंड गिवन टू मी, ये मेरा लेवल ग्राउंड है, हम एक चीज पढ़ के आए थे बेटा, इस पे जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी
दैट इज गोइंग टू बी वेट। फॉर्मूला होता था W इज इक्वल टू mg, जिधर g की वैल्यू आपने हमेशा 10 लेनी है, नेवर चेंज है। 9.81 नहीं लेनी होती, ये फिजिक्स वालों की बहुत बड़ी गलती होती है। फ्रिक्शन फोर्स, इफ अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है, अबाउट टू मूव है, अगर बॉडी मेरी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, वेन एवर इट इज गोइंग टू मूव, तो मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी दैट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स आती है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बेटा याद रखें, whenever two bodies come in contact, यहां पे लिख रहा हूं, when two bodies come in contact, normal reaction force acts। जहां पे भी आपकी दो बॉडीज इन कांटेक्ट आई, वहां पे आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं, ये दोनों ही लेटर्स इसके लिए यूज करते हैं। ये ओरिजिनेट कहां से होगी? ये ओरिजिनेट आपके पास होगी जहां पे दो बॉडीज आपस में इन कांटेक्ट आएंगी। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे ये वो पॉइंट है जहां पे मेरी दोनों बॉडीज इन कांटेक्ट आई हैं, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने ओरिजिनेट होना है, राइट। अब इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए बेटा दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। आपका जो ग्राउंड होगा ना उससे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। दूसरी चीज, ऑलवेज अप्लाइड बाय हैवियर मास। अमंग दो मैसेज, जो आपके दो मैसेज है ना, उनमें से जो हैवियर होगा वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता होता है। जो लाइटर होता है ना वो अपना वेट लगाता होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे मैंने क्या रखा हुआ है, नीचे मैंने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, राइट, ये मैंने ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है ग्राउंड हैवियर है, तो ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगानी है, इस ऑब्जेक्ट ने नीचे मास लगाना है, राइट। तो क्या होगा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पे जाएगी बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लगेगी वो आपके पास इधर से ओरिजिनेट होगी, यहां से ऊपर की तरफ। ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, कैपिटल N या कैपिटल R से हम इसको डिनोट करते हैं। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके। इसी तरीके से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है, लेट्स से इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक रिंग है लाइक दिस, और ये रिंग इस जगह से इन कांटेक्ट आई है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन कांटेक्ट कहां से आया है। इस जगह से ये इन कांटेक्ट आया है, इधर से परपेंडिकुलर, जहां पे इन कांटेक्ट आया उस सरफेस से परपेंडिकुलर आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। और लगानी किसने है? हैवियर ऑब्जेक्ट ने। अब ये देखो, ये जो रॉड है, ऑब्वियसली बात है ये रॉड हैवियर होगी, ये मेरे पास क्या है, रिंग है, ये लाइटर होगी। तो ये रॉड जो है इस रिंग के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और वो कौन से डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर। तो यहां से इन कांटेक्ट आया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, यहां से इन कांटेक्ट आया, यहां से परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस के साथ मैं लिख देता हूं इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है बेटा, दैट इज नोन एज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे पास इधर एक फॉर्मूला भी होता है। पहले आप लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते होते थे, अब हमारे पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू म्यू r। दिस इज द फॉर्मूला।
right? Where F is the frictional force, म्यू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, गौर से सुनिएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पे कितनी फोर्स लगेगी, कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, वो ये म्यू डिसाइड करता है। म्यू डिसाइड करता है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करनी है। और इसके लिए मैं एक बात कहता होता हूं, ये हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है। आपको याद नहीं रखनी है, वैसे बता रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मटेरियल पे, जैसे वुड है, वुड कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी वो म्यू डिसाइड करेगा। अगर आपकी सेरेमिक सरफेस है, आपकी क्या कहते हैं टेक्सचर जो है वो कॉटन का है या किसी का भी है, उस पर कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगनी है, या प्लास्टिक सरफेस है कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगनी है, वो आपका म्यू डिसाइड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर क्या होता है आपके पास, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिस पे अभी हमने बड़ी डिटेल में बात की है, राइट जी। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का, और इसको हम लोग यूज करते होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू। वो आपसे म्यू भी निकलवा सकता है, वो आपसे आर भी निकलवा सकता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, वर्कशीट खोल लें जी अपनी सारे। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके जी बेटा, रूल्स आपने याद रखने हैं। मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स लिखवाए हुए हैं। मैंने कहा है जब भी कोई क्वेश्चन आए, पूरे M1 के लिए वो रूल है, जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके पास, अगर क्वेश्चन में कोई डायगोनल फोर्स गिवन है, सबसे पहला काम आपने उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है स्टोन स्लैब ऑफ मास 320 kg इज रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अगर उसने रफ का वर्ड यूज कर दिया है, पहली चीज आपके ज़हन में आ जानी चाहिए कि भाई रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। अगर वो क्वेश्चन में लिख दे स्मूथ सरफेस, तो याद रखिएगा नो फ्रिक्शन। वो क्वेश्चन में लिख दे रफ सरफेस, तो फिर आपने फाइंड करनी है फ्रिक्शन, विच मीन्स फ्रिक्शन एक्ट करेगी। या यूं लिख देता हूं फ्रिक्शन एक्ट्स, राइट। सिंपल सा रूल याद रखिएगा। अब यहां पे वो कह रहे हैं भाई ये x न्यूटन की फोर्स लग रही है, सबसे पहला काम यहां पे इसको रिजॉल्व करना है। मैंने कहा था डायगोनल फोर्स कहीं पे भी आ जाए, सबसे पहले उसको रिजॉल्व कर देना है। ये बन गया मेरा 90 डिग्री, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी x साइन ऑफ थीटा। ये क्या आ जाएगा, x कॉज ऑफ थीटा। एरो हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, राइट। एरो हेड्स वाला देख लिया करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहता है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड x न्यूटन एक्ट्स अपवर्ड ऑन अ स्लैब एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द वर्टिकल वेयर tan ऑफ थीटा इज 7 डिवाइडेड बाय 24। मैंने एक चीज बोली थी, जब भी वो इस तरह से दे, आपने ऐसा नहीं करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 24। आप इसको ये नहीं करेंगे कि जी थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 24। आपने ये काम नहीं करना है, राइट। आपने क्या करना है, एक छोटा सा इधर ट्राइंगल ड्रॉ करना है बेटा। लेट मी ड्रॉ इट वन फॉर यू। दिस इज थीटा 90 डिग्री।
tan होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 25, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से अब अपना साइन ऑफ थीटा लिख लूंगा मैं, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाय 25, वेयरएज कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाय 25, राइट जी। ये तो हमने कर लिया। अब वो कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपको एक्स की फॉर्म में आंसर देना है। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लैब। अच्छा, मैंने एक बात बोली है, मैंने कहा है आपके पास जब भी फोर्सेस आएगी डायगोनल, उसको हमने रिजॉल्व कर देना है। उसके बाद बेटा अपने फिगर को लेबल कर दिया करें। डाउनवर्ड मेरे पास क्या एक्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेट। फॉर्मूला होता था W इज इक्वल्स टू mg, राइट। मास कितना आपके पास, 320 मल्टीप्लाई बाय 10, सो दैट इज गोइंग टू बी 320 न्यूटन्स, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद जहां पे दो बॉडीज इन कांटेक्ट आए, ये देखो यहाँ पे ये दोनों इन कांटेक्ट आए हैं, यहां से परपेंडिकुलरली अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। आए उसको भी लेबल कर देते हैं, द फ्रिक्शन, सॉरी नॉट फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। ये मेरे पास इधर से ऊपर विल बी N/R। सबको क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके अब अगर मैं देखूं, उसने लिखा हुआ है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में मैं क्या कह सकता हूं बेटा, इक्विलिब्रियम में मैं कह सकता हूं अपवर्ड विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड। अपवर्ड में कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, R से डिनोट कर देते हैं, प्लस एक और भी है दिस x cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू डाउनवर्ड में कौन सा है, वेट विच इज गोइंग टू बी 3200। सबको यहां तक क्लियर है? हाँ जी, इसको यहां से पकड़ लेते हैं वर्किंग को, और इधर ले आते हैं। ओह ये तो नजर ही नहीं आ रहा, लेट मी outline it. Upward will be equals to downward, R plus x cos of theta is equals to 3200 10। अब उससे हमें कहा इन टर्म्स ऑफ x ही फाइंड करो। अच्छा कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी R is equals to 3200 minus x cos of theta। तो यहां से R कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3200 माइनस एक्स कॉस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, इसको यहां से पकड़ूंगा मैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर लाके पेस्ट कर दिया, और यहां से मैंने ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया। तो यहां से मेरे पास R की जो वैल्यू होगी बेटा वो स्ट्रेट अवे निकल आई, दैट इज गोइंग टू बी 3200 माइनस 24x डिवाइडेड बाय 25। तो ये मेरे पास मेरी R आ गई। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके तो ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द स्लैब एंड द ग्राउंड इज 3/8। ये क्या दिया हुआ है उसने, सेकंड पार्ट पे अब हम आ गए हैं। उसने म्यू की वैल्यू हमें बताई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं, म्यू को कहते हैं। 3/8 इसकी वैल्यू है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द स्लैब इज अबाउट टू स्लिप। मैंने कहा तीन वर्ड्स बहुत आने हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अबाउट टू स्लिप, एट अ पॉइंट मूविंग। ये तीनों वर्ड्स बहुत आने हैं। अब ये जो लिखा हुआ है एट विच द स्लैब इज अबाउट टू मूव, इज अबाउट टू स्लिप, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो ब्लॉक है वो अभी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये अबाउट टू मूव है, ये मूव करना शुरू करेगा। अच्छा अब यहां पे फिगर पे वापस आते हैं। सबसे पहली चीज बेटा ये चेक करनी होती है हमें कि भाई अभी तो ये मूव नहीं कर रहा, अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसकी सारी फोर्सेस इक्वल है। लेकिन सबसे पहले ये देखा करो कि ये आपका ऑब्जेक्ट मूव जब करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके लिए अगर आप क्वेश्चन को देखो तो उसने कहा था भाई ये x न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ये थी इसकी डायरेक्शन, ये देखो ये थी डायरेक्शन,
ऑब्वियस ही बात है, मैं इस ब्लॉक पे एक एक्स न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, एक रस्सी मैंने लगाई हुई है एक्स न्यूटन की, और वो हल्की सी टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ थीटा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं इस एक्स न्यूटन वाली फोर्स लगा के खींचूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास मूव करेगा, अंडरस्टूड सी बात है भाई, ये वाला ऑब्जेक्ट कहां पे मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सारे इस पे मेरे साथ एग्री करते हैं? अभी ये मूव नहीं कर रहा, जब भी ये मूव करेगा, क्योंकि मेरी जो एक्स न्यूटन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इसने लेफ्ट डायरेक्शन को ही मूव कराना है ना इसको। तो सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, तो मेरे पास फ्रिक्शन जो है, हमने एक चीज डिसाइड की थी, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लग जाएगी? दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन फॉर द फ्रिक्शन फोर्स। सबको यहां तक क्लियर है? अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि भाई बॉडी मेरी अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? राइट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट। राइट साइड पे कौन सी लग रही है? दिस इज गोइंग टू बी द वन एक्स साइन ऑफ थीटा। लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे मेरी लग रही है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड पे कौन सी लग रही है? एक्स साइन ऑफ थीटा। तो यहां से मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गए इन टर्म्स ऑफ एक्स साइन ऑफ थीटा। अब आए जी क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने निकाल ली। फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास क्या आई है? एक्स साइन ऑफ थीटा। हमने अपनी आर भी निकाली हुई है, इसको भी पकड़ लेते हैं इधर से। ये आ गई जी मेरी आर, राइट। उससे हमें कहा है वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आए उसको फाइंड करके देते हैं, बहुत सिंपल है। हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं अभी। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? द फॉर्मूला वाज एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरे पास है एक्स साइन ऑफ थीटा। म्यू से मुझे दे दिया 3/8 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है? ये मैंने प्लेस कर दिया। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू पड़ी हुई है, प्लेस करते हैं। क्या वैल्यू थी? 7 डिवाइडेड बाय 25। आए लिखते हैं, क्या होगा? 7x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3200 माइनस 24x डिवाइडेड बाय। सबको यहां तक क्लियर है? ऑल आई हैव टू डू इज दैट सिंपली सॉल्व इट। आए जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या होगा? 7x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 1200 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25x। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो यहां पे क्या आएगा? तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आती है बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1875 न्यूटन्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ओके जी, आए एक और क्वेश्चन करते हैं, and that is this one. Let me copy this question. Okay जी, now the next point is, now this is a different type of a question. यहाँ पे उसने हमें कहा क्या है, गौर से सुनिएगा बेटा। उसने जो हमें कहा है, उसने हमें कहा है स्मॉल रिंग ऑफ मास 0.6 kg is threaded on a rough rod which is fixed vertically. ठीक है, the ring is in equilibrium. ठीक है, कहता है
acted on a point of magnitude 5 Newton, pulling vertically upward 30 degree to the vertical. ठीक है. Show that the coefficient of the friction force acting on a ring is 1.67 Newton. Correct to 3 significant figure. Okay. अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई ये उसने कहा है कि रिंग इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे फाइंड होगी? तो बेटा याद रखिएगा ये रिंग इक्विलिब्रियम में जरूर है, लेकिन ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, राइट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हो क्या रहा है, ये रिंग हमने इस रॉड में डाली है, ग्रेविटी की वजह से ये रिंग को तो नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये जो 5 न्यूटन वाली फोर्स है, इससे हम लोग इस रिंग को होल्ड करके रख रहे हैं, हम इस पोजीशन में होल्ड करके रख रहे हैं, इसको यहाँ पे रोक के रख रहे हैं. जैसे ये 5 न्यूटन फोर्स खत्म होगी, ये तो रिंग नीचे गिर जाएगी, ग्रेविटेशनल पुल है, राइट? तो इसमें क्या है, ये जो रिंग है ये इक्विलिब्रियम में तो है, बट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी. अब यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिंग जो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में तो समझ आ गई, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई ये रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कहां पे करेगी. उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये रिंग मूव कहां पे करेगी. हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, हो सकता है ये नीचे की तरफ मूव कर जाए. तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन. तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना होता है कि भाई मोशन कैसे. जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि x न्यूटन जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट लग रही है, तो मुझे पता चला भाई राइट की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. तो इधर भी सबसे पहले मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मेरी रिंग मूव कैसे करेगी और कहाँ पे करेगी. अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि मैं डिसाइड कर लूंगा जी अच्छा देखने से पता चला. यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी हमें. वो कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो और से देखिएगा. सबसे पहले तो मैंने एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन किया, मैंने कहा बेटा कहीं पे भी डायगोनल फोर्स आ जाए सही, सबसे पहले काम रिजॉल्विंग कर दिया करें. ये आ गई जी रिजॉल्विंग इसकी, ये बना 90 डिग्री, राइट? सबसे पहले अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 साइन ऑफ 30, ये बन जाएगा 5 कॉस ऑफ 30. एरो हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, which is going to be in this direction, right? दूसरा, इस पे जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी बेटा वो कौन सी करेगी, this is going to be acting downward and that is going to be the weight of this ring. वो क्या होगा, W is equals to mg होता है, 0.6 से मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, that is going to be 6 न्यूटन, right? अब this is the decisive factor. गौर से देखिएगा, नीचे की तरफ आपकी लग रही है 6 न्यूटन, ऊपर की तरफ आपकी लग रही है 5 cos of 30. जल्दी से अपना कैलकुलेटर पकड़ो, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द डिग्री मोड. 5 cos of 30, इसकी वैल्यू जरा अपने कैलकुलेटर से अगर आप लोग निकालो तो वो बेटा आती है 4.33 न्यूटन. अब गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. नीचे की तरफ लग रहा है 6 न्यूटन वेट, ऊपर की तरफ लग रही है 4.33 न्यूटन. तो ऑब्वियस सी बात है वेट बड़ा है और ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 4.33 न्यूटन की है, वो कम है. तो जब भी ये रिंग मूव करेगी ये अपनी वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी. दिस रिंग इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड. यहां पे लिख देता हूं, रिंग मूव कहां करेगी, मूव्स डाउनवर्ड. कैसे पता चला, मैंने फोर्सेस से देखा, नीचे वेट लग रहा है, ऊपर आपके पास 5 cos of 30 लग रही है. उधर से मुझे पता चला कि भाई वेट की वैल्यू 6 न्यूटन है, ऊपर वाली 5 cos of 30 है. तो यहां से मुझे पता चला नीचे वेट ज्यादा है, ऊपर वाली 4.33 है, तो वेट ज्यादा है, वेट की वजह से ये रिंग नीचे की तरफ जाएगी. तो इसकी जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक्ट करेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट. तो वो कहां पे होगी, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन फॉर द फ्रिक्शन फोर्स. सारों को ये वाला पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे. एवरीबॉडी थम्स अप आने चाहिए. ओके. अब उससे हमें क्या कहा है, कहते हैं शो दैट द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द रिंग हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. आइए जी उसको फाइंड कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, अब तो कुछ रहता ही नहीं है. क्योंकि उसने कह दिया इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड. अपवर्ड में कौन कौन सी लग रही है, एक आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है प्लस एक और भी लग रही है विच इज 5 cos of 30.
डाउनवर्ड में आपका वेट है जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली हुई है 6 न्यूटन। तो यहां से अगर मुझे फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है तो वो क्या होगी 6 माइनस 5 कॉस ऑफ 30। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी बन जाएगी 6 माइनस 5 कॉस ऑफ 30, दैट इज गोइंग टू बी 1.67 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सारे यहां तक एग्री करते हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है द रिंग इज ऑन अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द रॉड। अब देखो उसने खुद भी बता दी कि अब ये स्लाइडिंग डाउन है। कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द रॉड। आपको वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द रॉड निकालो। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स अगर मुझे फाइंड करनी है बेटा तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? F इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स उसने हमसे पिछले पार्ट में निकलवा लिया। रिएक्शन फोर्स अगर मैं निकाल लूं मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे निकलेगी गौर से देखिएगा। फिगर पे आते हैं वापस। रिएक्शन फोर्स कहां पे होगी? सबसे पहले मुझे ये देखना है, मैंने रिएक्शन फोर्स के लिए दो बातें लिखवाई हैं आपको। मैंने कहा है जहां पे बॉडी इन कांटेक्ट आए वहां से परपेंडिकुलर होती है और हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट लगाता है। देखो उसने ना क्वेश्चन में रिंग पे दोनों जगह पे हॉलो स्पेस दी हुई है। अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं आपको, दोनों जगह पे उसने हॉलो स्पेस दी हुई है कि आपने डिसाइड करना है रिंग इन कांटेक्ट कहां पे आएगी। अब गौर से सुनो, ये जो 5 न्यूटन की है ये लग रही है टूवर्ड्स राइट साइड। तो ऑब्वियस ही बात है जब ये 5 न्यूटन वाली राइट साइड पे लगाएगी फोर्स तो ये जो रिंग है ये हल्की सी राइट साइड पे शिफ्ट होगी और ये इन कांटेक्ट कहां से आ जाएगी बेटा? ये इन कांटेक्ट आएगी इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। तो इधर से परपेंडिकुलर कहां पे लगेगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं मेरे साथ? एवरीबॉडी एग्रीड ऑन दिस? सबको क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए। क्या हो गया, सो रहे हैं सारे? ओके, तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसकी होगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन फोर्स R विल बी इक्वल टू, ये रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू, राइट विल बी इक्वल टू लेफ्ट होता है 5 साइन ऑफ 30, राइट? नीचे ले आते हैं वैल्यूज को। तो R किसके बराबर आ जाएगा? R विल बी इक्वल टू 5 साइन ऑफ 30। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो यहां से अब हम अपनी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। मेरे पास R की वैल्यू भी आ चुकी हुई है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये थी, F इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है? म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने? दैट इज 1.67 इज इक्वल टू म्यू मुझे फाइंड करना है, R मेरे पास 2.5 है। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1.67 डिवाइडेड बाय 2.5 and the value of R is going to be 0.668, that is the value। और याद रखें म्यू इज अ यूनिटलेस कांस्टेंट, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आता है, इसको हम एज इट इज इस तरह से लिख देते हैं। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। याद रखिएगा ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अब आपके साथ ऐड ऑन हो चुका हुआ है। कहीं पे भी वो लिख दे रफ सरफेस, यू आर बाउंडेड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन। कहीं पे भी वो लिख दे कि आपके पास स्मूथ सरफेस है तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और आपने फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज F इज इक्वल टू म्यू आर। सबको क्लियर है जी? इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है।